Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study about circular motion. ठीक है भाई? सर्कुलर मोशन से पहले हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को भी कवर किया था. ठीक है भाई? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या था? वो तो 1D मोशन था, है ना? एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या फिर जेड एक्सिस पर. तो एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? 1D मोशन. ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन. अभी मोशन इन प्लेन, तो 2D में जो मोशन थे वो हमने एक तो पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके कई टाइप्स पढ़ लिए. अब दूसरा जो मोशन है मोशन इन प्लेन में या 2 डायमेंशनल मोशन में, वो है आपका सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है भाई? 2 डायमेंशनल मोशन है. इसमें एक्स और वाई कम से कम 2 एक्सिस की आपको रिक्वायरमेंट होगी, या तो वाई जेड या तो एक्स जेड या फिर एक्स वाई. तो इस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 2 एक्सिस की सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें क्या होता है भाई? मान लीजिए आपके पास एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है, अब ये फिक्स पॉइंट जो है, या हो सकता है जो पॉइंट है वो मूविंग भी हो, इसके ऑल अराउंड अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्यूशन करे, भाई इसके ऑल अराउंड क्या करे? रिवॉल्यूशन करे. और इस तरह से रिवॉल्यूशन करे कि इस पॉइंट से, जो फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है आपके पास O और एक पार्टिकल है आपके पास यहां पर, पार्टिकल का नाम लिखते हैं P. ठीक है, ये पार्टिकल है. अब ये इस तरह से मोशन करता है किसी फिक्स्ड पॉइंट O के अबाउट. भाई पार्टिकल P जो है वो इस प्रकार से मोशन करता है फिक्स्ड पॉइंट O के अबाउट कि जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा फिक्स रहती है, सेम रहती है. ठीक है, ऐसे पाथ पे मोशन कर रहा है कि इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आती है वो रेडियस के बराबर आती है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट. तो कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट या किसी मूविंग पॉइंट, हो सकता है पॉइंट मूविंग हो और उसके अराउंड आप मोशन कर रहे हो. जैसे अगर हम व्हील की बात कर लें, जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल का पहिया है. ठीक है, अब यहां पर आप एक मार्क बना लो इस पे. अब ये हो गया इसका सेंटर, इसको मान लेते हैं O. ठीक है भाई, ये आपका क्या है? ये आपका व्हील है, पहिया है, और इसमें एक पॉइंट आपने यहाँ पर या फिर कोई चीज यहाँ पर बांध दी इस जगह पर सर्कमफेरेंस पे इसके. ठीक है, छोटा सा पॉइंट मार्क कर दिया. अब अगर हम इस मार्क को देखें तो किसके अबाउट रिवॉल्यूशन करेगा? पॉइंट O के अबाउट. लेकिन पॉइंट O यहाँ पर फिक्स नहीं होगा. मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, इस तरह से घूमना शुरू करता है. जब ये घूमेगा तो इस रोलिंग, इसकी क्या होगी? रोलिंग. ये रोल करेगा सड़क पे. तो जब सड़क पे ये रोड पे जब ये रोल करता है, जो पॉइंट O है जिसके अबाउट ये मार्क P आपका घूम रहा है, जो मार्क आपने P बनाया है, या P को एक पार्टिकल आप एज्यूम कर लो, तो वो किसके अबाउट घूमेगा भाई? वो तो अगर मान लीजिए पहिया ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है तो ये इस तरह से घूमेगा, तो ये तो पॉइंट O के अबाउट ही घूम रहा है ना. ठीक है, अगर पॉइंट O पर आप बैठ जाओ और इसको ऑब्जर्व करो तो ये आपको अपने चारों तरफ घूमता हुआ नजर आएगा. लेकिन पॉइंट O इस बार क्या है? फिक्स नहीं है, स्टेशनरी है, मूविंग है. तो हो सकता है पॉइंट मूविंग हो, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, जो पॉइंट है जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, हो सकता है वो पॉइंट रुका हुआ हो, जैसे यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ पर ये मूविंग है इस डायरेक्शन में. तो ये खुद भी आगे बढ़ेगा v वेलोसिटी से मान लीजिए, और जो आपका ये पार्टिकल है ये इसके ऑल अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा. तो कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट या किसी मूविंग पॉइंट के अबाउट इस तरह से मोशन करेगी, उसकी जो फिक्स्ड पॉइंट था हमारा, उससे डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं. अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एक बार आप उसे नोट कर लोगे. ठीक है भाई, तो डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है मैंने. इसमें क्या लिखा है भाई? एक पार्टिकल है वो मूव करता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट या किसी मूविंग पॉइंट के अबाउट अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन करता है कि उसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आए, दूरी हमेशा बराबर आए. मान लीजिए पार्टिकल P यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, तो डिस्टेंस क्या रहेगी? डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है इसकी? ये डिस्टेंस इसकी R है ना. अब कुछ देर बाद पार्टिकल मान लीजिए ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज, तो कुछ देर बाद पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाएगा.
तब भी इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, तब भी इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। कितनी रहेगी, r। तो इस तरह से ऐसा जो मोशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इस वाले केस में क्या था, एक मूविंग पॉइंट था O और इसके अबाउट एक पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो केवल जो पार्टिकल P मैं ले रहा हूं वो केवल इसके ऑल अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा यहां पर बैठ कर अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, भले पार्टिकल जो ये पॉइंट O जो है भले ये मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, यहीं पर बैठकर देखो इसको, तो ये आपको अपने चारों तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल इस तरह से रहेगा, तो ये पहिया आगे बढ़ता हुआ चलेगा, लेकिन O के लिए जो पार्टिकल P का मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर। O के लिए जो पार्टिकल P का मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर। तो भाई इसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर होगी बात। अब हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे, कुछ यहां पर बेसिक क्वांटिटीज होंगी जो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको पहले हम समझ लेते हैं कि वो छोटी मोटी क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है। जैसा हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था भाई, लीनियर मोशन की बात हुई थी, तो लीनियर मोशन में सबसे जो बेसिक क्वांटिटी थी वो क्या थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक ही नहीं थी। और उसके बाद फिर आई वेलोसिटी, है ना, उसमें भी कई पार्ट थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमने चीजें पढ़ी थी जो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करती थी। तो ऐसे ही लीनियर के प्लेस पे केवल एक नया शब्द आ जाएगा जब भी आप सर्कुलर मोशन करोगे। तो सारी चीजें वही, जैसे इसमें भी होगा डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी होगी वेलोसिटी, यहां पर भी होगा एक्सेलरेशन, लेकिन इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे। अब इसको हम बोलेंगे एंगुलर। क्या बोलेंगे भाई, एंगुलर। तो जब भी मोशन सर्कुलर होगा तो होगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी लीनियर नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपका जो आएगा डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए जब आप लीनियर मोशन करते हो, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते हो, तो आप एक सीधे रास्ते पे कवर करते हो डिस्टेंस, तो वो आती है आपकी लीनियर डिस्टेंस। वो एक्चुअल में क्या होती है, लेंथ होती है। आप क्या कवर करते हो भाई, उसमें लेंथ कवर करते हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, व्हाटएवर। तो आप कवर करते हो लीनियर मोशन में लेंथ को। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की, तो हम सर्कुलर मोशन में क्या कवर कर रहे होते हैं, हम सर्कुलर मोशन में कवर करते हैं एंगल को, लेंथ को नहीं कवर करते। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया O। अब इस सर्कुलर पाथ पर हमारे पास एक पार्टिकल है P, ठीक है, इस पार्टिकल का नाम क्या हो गया, P। कुछ देर बाद पार्टिकल घूम के यहां पर आ गया, मान लीजिए ऐसे इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। ये कुछ देर बाद यहां पर आ गया। देखिए इसके रिस्पेक्ट में, अगर O के रिस्पेक्ट में हम देखें, तो अगर मैं O के रिस्पेक्ट में देखूं पार्टिकल P को, तो पार्टिकल P जो था स्टार्टिंग में कहां पर था, यहां पर था, है ना। तो अगर हम इसको ओरिजिन इमेजिन कर लें, क्या इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए, इसको हम मान लें ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट O को मान ले ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो P का पोजीशन है वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोजीशन वेक्टर। तो ये मान लेते हैं भाई अपने पास क्या है, ये मान लीजिए आपके पास R1 वेक्टर है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल जो P है वो घूम कर यहां पर आ गया, जो पार्टिकल P है वो घूम कर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं A और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं B। जो पार्टिकल P था कुछ देर बाद यहां पर आ गया। अब अगर हम देखें इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है भाई वो ये आ जाएगा, है ना। तो इसे हम बोलेंगे R2 वेक्टर, भाई नई पोजीशन हो गई R2 वेक्टर। अच्छा, इसी R1 R2 वेक्टर को हम रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। इस केस में क्या बोलते हैं भाई, रेडियल वेक्टर। R1 R2 क्या है, are called positions vector
पोजीशन वेक्टर्स एंड नहीं, या फिर और लिख लीजिए ना, और रेडियल वेक्टर्स। ठीक है भाई। अच्छा साहब, रेडियल वेक्टर हो गए, या फिर इनको हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए तो अब ये रेडियल वेक्टर क्यों होते हैं भाई? रेडियल वेक्टर उनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये सेंटर से पॉइंट को मिलाते हैं रेडियस के अलोंग। भाई रेडियस के अलोंग तो आ रहा है, तो ये जो हमारा वेक्टर आएगा r1 वेक्टर, वो किसके अलोंग है? रेडियस के अलोंग है। कहां से? सेंटर से पॉइंट को, सर्कमफेरेंस को मिला दो। भाई सर्कमफेरेंस पे कहीं पार्टिकल की पोजीशन आएगी, उसको हम सेंटर से मिला देते हैं, तो अपने पास जो वेक्टर मिलेगा वो किसके अलोंग आ जाएगा? रेडियस के अलोंग। ये हमेशा रेडियस के अलोंग होता है, इसलिए उसको हम रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? रेडियल वेक्टर। और इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो दोनों बातें यहाँ पर एक ही हैं, या तो हम इसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं बुक्स में, या फिर पोजीशन वेक्टर, दोनों ही आपको लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चंस में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो r1 वेक्टर बदल गया है r2 वेक्टर में, और ये कितने एंगल से घूम गया है भाई? ये एंगल मान लेते हैं डेल्टा थीटा। क्या मान लेते हैं? डेल्टा थीटा। और जो AB है, जो डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम A टू B। इस कर्व जो पाथ है उसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं भाई? उसकी लेंथ को हमने मान लिया डेल्टा एस। समझ आई बात? तो ये आ गया भाई आपके पास इस तरह से r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल कवर हुआ है वो डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ये जो एंगल कवर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर आप लीनियर की बात करें तो लीनियरली हम इस तरह से लें, लेंथ जो कवर होगी वो लीनियर डिस्टेंस, और जो एंगल कवर होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो किसके द्वारा कवर किया गया है? रेडियल वेक्टर के द्वारा, है ना। तो कोई पार्टिकल कितने एंगल से घूम गया है, उसका जो रेडियस वेक्टर है, रेडियल वेक्टर जो है, वो कितने एंगल से घूम गया, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां लिखता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। इट इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट बाई, ठीक है, बनाना। स्वेप्ट का मतलब वो खींचना है, बनाना। एंगल स्वेप्ट बाई रेडियल वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल executing circular मोशन। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा अपने पास भाई, जो रेडियल वेक्टर है वो कितने एंगल से घूम गया, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसे डिनोट किससे करेंगे? इसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा थीटा से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है यहाँ पर? एंगल। तो एंगल क्या है? डेल्टा थीटा। तो इसको हम लिख देंगे भाई डेल्टा थीटा। अब आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो आर्क होती है वो क्या होता है भाई? आर्क अपॉन में रेडियस किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन में रेडियस जो है आपका वो इक्वल होता है एंगल के, है कि नहीं भाई? तो यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा थीटा, आर कितनी है? डेल्टा एस, रेडियस क्या हो जाएगी? आर। अब आप एक बात ध्यान से सुनना और समझना, देखिए इसकी लेंथ r1 वेक्टर की लेंथ का मतलब उसका मॉड, उसकी वैल्यू, और r2 वेक्टर की लेंथ यानी उसका मॉड, उसकी वैल्यू, दोनों क्या इक्वल है? तो रेडियस ही ना। तो यहां पर आपको बात लिख देनी है, मॉड ऑफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है, इसको यहां ना लिख के नीचे लिखता हूं, इस साथ में, है ना। मॉड ऑफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ r2 वेक्टर, दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? रेडियस के इक्वल। रेडियस को मैंने मान दिया r है, कितनी है भाई? r, है ना। इस पाथ की जो रेडियस है वो क्या है? r। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उसको r मान लिया। तो यहां पर यह आ जाएगा डेल्टा थीटा के प्लेस पे, तो कुल मिलाकर डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एस का मतलब लीनियर डिस्टेंस जो कवर की गई है आर्क के फॉर्म में, और अपॉन में आ जाएगा आपका रेडियस।
तो ये हो गई भाई इसकी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसे मेजर किस में करना है। इसकी यूनिट जो होती है, देखिए फॉर्मूले से तो ये डायमेंशन लेस आएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, पर इसकी एक सप्लीमेंट्री यूनिट दी जाती है और वो होती है रेडियन। तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, रेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन। इसकी यूनिट हो गई रेडियन, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RAD, ठीक है। ए लिख रहे हैं, यू लिख दिया था मुझसे गलती से, आप ए लिख रहे हैं, रेडियन हो गया, तो इसको लिखते हैं शॉर्ट में RAD, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान रहे आपको चेंज जब करना है तो हमेशा इसको पाई के टर्म्स में लिखना है, चेंज करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए 45 डिग्री दे रखा है आपको एंगल, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करना अगर नहीं आता है तो बहुत आसान होता है, इसमें करते क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 180 कर देना, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है भाई, पाई मल्टीप्लाई 180। तो एंगल इन रेडियन अगर आपको निकालना है इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इन डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 कर दो। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे मान लो दे रखा है 60 डिग्री एंगल, और इसको आपको पाई में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप, है ना। तो जो एंगल आपका आ जाएगा थीटा, वो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है। हमेशा पाई में लिखना है, इसको डिग्री में नहीं कर सकते। जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो किस में करेंगे भाई, इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होनी चाहिए, वरना आपका आंसर गलत आएगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा लेकिन डायमेंशन लेस है, इसमें डायमेंशन कोई नहीं आते, क्यों, डायमेंशन इसकी भी एल आएगी भाई, आर्क है और रेडियस भी क्या है, लेंथ है एक तरह की, तो वो भी एल आएगी, एल से एल कटेगी, डायमेंशन लेस। तो यहां लिख देंगे इट इज डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर डायमेंशन पूछेगा तो क्या आ जाएगी, डायमेंशन आएगी m0, l0 और t0। डायमेंशन इसकी होती ही नहीं है, डायमेंशन आती है m0, l0, t0। हाउएवर इट हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। इसकी यूनिट तो होती है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं होती। तो कभी कभी पूछता है ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट तो होती है पर उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो आपका ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट तो है पर इसकी डायमेंशन कुछ नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं इसकी। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, ये भी पता होना जरूरी है ना, ये वेक्टर है या स्केलर। भैया इसकी बात कर लेते हैं, ये वेक्टर है कि स्केलर, तो आप ध्यान रखोगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है भाई। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को निकालना बड़ा आसान था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल को फाइनल से मिला दो और डायरेक्शन को फाइनल की तरफ दिखा दो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था लीनियर, उसकी डायरेक्शन पता चल जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट मामला है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन निकलती है भाई इसमें, इट इज directed along the axis of rotation, ठीक है। The direction of angular displacement is found by राइट हैंड थंब रूल, या सिर्फ राइट हैंड रूल भी कह देते हैं इसको। आप सिर्फ इसको राइट हैंड रूल भी कह सकते हो। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकलती है, मैं आपको अभी तो सिखा रहा हूं, फिर अगली बार शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं कैसे आपको पता करें डायरेक्शन। अच्छा एक तो बात कर लेते हैं एक्सिस क्या होती है। तो मान लीजिए आपका ये सर्किल है ना, पहले बात कर लेते हैं एक्सिस क्या होती है। तो आप एक्सिस को ध्यान समझ लो, जो सर्किल है
उसका जो प्लेन है, भाई आपका सर्कुलर पाथ होगा उसका प्लेन होगा, तो प्लेन व्हाइट बोर्ड है इस बार, तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होगी उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सर्कल। इसको मैं लिख देता हूं, आप इसको अगर नहीं आते तो उसको नोट कर लो। एक्सिस क्या होती है सर्कल की? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड perpendicular to plane of circle it's called axis of circle। इसको बोलते हैं एक्सिस। अब इस एक्सिस देखिए, तो एक्सिस क्या हो गई? ब्लैक पेन हो गया एक्सिस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी एक्सिस के अलोंग होता है, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। अब कब होगा बाहर, कब होगा अंदर, ये आपको समझना है, ठीक है भाई? कब तो होगा ये बाहर और कब होगा ये अंदर, ये मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट के अंदर। देखिए कैसे करना है इसको, है ना? ये सब बातें नोट करते रहेंगे, बहुत काम की चीजें, छोटी मोटी बेसिक आपको आ जाएगा, तो फिर सर्कुलर मोशन में कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगी। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले समझ लो बढ़िया तरह से। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। डायरेक्शन कैसे पता करनी है भाई? आपको डायरेक्शन पता करनी है कुछ इस तरह से। मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो घूम रहा है, मान लीजिए आपका क्लॉकवाइज, है ना? यहां पर आपके पास एक पार्टिकल है, वो कैसे घूम रहा है? वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज इसका रिवॉल्यूशन है, क्लॉकवाइज कर रहा है रिवॉल्यूशन ये। तो सबसे पहले सभी के पास राइट हैंड होगा, तो अपना राइट हैंड आपको इस तरह से कर लेना है, फिंगर्स और जो थंब है वो 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे कर लेना है, ठीक है भाई? और सर्कल जो है उससे जो आपका थंब है वो 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, ऐसे, या तो ऐसे होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। फिंगर्स आपको कर्ल करनी है, मोड़नी है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है वैसे। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे मोड़ दो इसको, इस तरह से मोड़ दिया मैंने उंगलियों को, ठीक है? ऐसा। थंब को आप पहले यहां रख लो, रख लिया, फिर ऐसे करके उंगलियां मोड़ दो नीचे की तरफ। क्यों? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन। थंब जो है वो डायरेक्शन को बताता है किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जो कर्ल फिंगर है, जो आपकी कर्ल फिंगर है, ये हमेशा रहेंगी रिवॉल्यूशन पैटर्न पे। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उधर को मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे घूम के, है ना? तो यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा? मैं शॉर्ट में बात लिखता हूं, कर्ल फिंगर, मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं आपकी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? पैटर्न ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? थंब क्या बताएगा? थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह से घुमाया आपने, तो डायरेक्शन कैसी आ रही है? थंब की अंदर की तरफ। अच्छा, अंदर को इसको बोलते हैं अंदर, इस साइन को बोलते हैं इनवर्ड, और इस साइन को क्या बोलते हैं? आउटवर्ड्स। क्योंकि लाइन बनानी पड़ेगी हमें, तो लाइन जेड के अलोंग जो लाइन बनानी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लाइन ना बनाओ आप, इस तरह का साइन बना दो। जैसे कोई एरो है, जब एरो कौन सा, ऐसे मान लीजिए एरो इस तरह से बाहर निकल रही है, आपके सामने आ रही है एरो, तो आपको सिर्फ इसका पॉइंट दिखता है, नोक दिखती है, यहाँ पर जो पॉइंट एंड है वो दिखता है। तो नोक दिख रही है मतलब इस ब्लैक बोर्ड से अभी कोई एरो बाहर निकलने वाली है, और उसका बस आपको नोक दिख रहा है, फिर वो बाहर निकल आएगी पूरी। ऐसे अगर ब्लैक बोर्ड के अंदर कोई एरो जा रही होगी तो उसका सिर्फ पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है, तो पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से होता है एरो का, ठीक है भाई? तो ये सिंबल जो है इनवर्ड को बताता है और ये सिंबल बताता है आउटवर्ड को।
जहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैसा आ रहा है, इनवर्ड, क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज पैटर्न में उंगलियां घुमाते हैं डायरेक्शन कैसी आ रही है, इनवर्ड। यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है उसकी, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं रिवॉल्व, कैसे करते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व करा जाए तो फिर कैसी डायरेक्शन आएगी, फिर वो आ जाएगी आउटवर्ड। एक बार रूल समझ लो, फिर अगले हमेशा के लिए याद कर लो, क्लॉकवाइज में इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड, हमेशा याद ही कर लो इसको, ठीक है। रूल हालांकि तुमको पता है, अगर रूल भूल जाओ तो याद रखना है कि क्लॉकवाइज में इस तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल आपका रिवॉल्यूशन कर रहा है पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ पे। अब जो डायरेक्शन आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो कैसी आएगी, आउटवर्ड। कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे, राइट हैंड देखिए, जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ उंगलियां मोड़ दिए तो थंब क्या बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, तो इस तरह से आपको दिखाना है। तो ये होती है भाई डायरेक्शन। क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है तो तुरंत अंदर की तरफ आएगा एक्सिस के लॉन्ग, तो ये इस तरह से इस रेड पेन के लॉन्ग अंदर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, कौन, यानी माइनस जेड एक्सिस पर। किस पर, अगर इसको एक्स वाई प्लेन मान ले तो माइनस जेड पे काम कर रहा है आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आउटवर्ड का मतलब हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। किस पर, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन। भाई बात आ गई समझ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए एक पार्टिकल है, क्लॉकवाइज करता है रिवॉल्यूशन 1/4। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, इस पार्टिकल का। मान लीजिए आपका एक पार्टिकल है, ठीक है भाई, और वो एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है आपके पास, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, और पार्टिकल आपका यहां पर था स्टार्टिंग में, इनिशियली t बराबर 0 पर, और कुछ देर बाद वो आ जाता है कहां पर, इस जगह पर 60 डिग्री के एंगल से घूमता हुआ वो यहां पर आ गया। स्टार्टिंग में कहां पर था, यहां पर था, अब यहां पर आ गया, ठीक है। तो पार्टिकल आपका p था, उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, फिर वो बी पर आ गया, जो एंगल वो घुमाया वो है 60 डिग्री। तो आपको पता करना है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है, ऑफ पार्टिकल पी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है, छोटी सी बात है, बिल्कुल आसानी से सारी बातें अपन को डिस्कस करनी है। हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे, इसे किससे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। अभी कैसे घुमा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ये आपकी जो एक्सिस थी उसका नाम था एक्स, पार्टिकल का नाम था पी। तो कैसे घूम रहा है, इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आती है वो कैसी आती है भाई, क्लॉकवाइज करेंगे तो अंदर की तरफ आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका अंदर आएगा। देखिए मेजर तो उसको यहां पर कर रहे हैं, पर डायरेक्शन इसकी प्लेन में नहीं। कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनकी डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन में होती ही नहीं जहां पर मोशन होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल वेक्टर। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी एक्सिस के अबाउट काम करते हैं। आपको दिखेगी नहीं वो लाइन जिसके अबाउट इनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, उस प्लेन में तो लाइन ही नहीं होगी, तो वो निकालनी पड़ती है राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन कैसी आएगी इसकी, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस पर। अब अगर माइनस जेड एक्सिस पर डायरेक्शन है तो हम पहले लिख देंगे माइनस के कैप, ये तो क्या हुई डायरेक्शन। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, एंगल ही तो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा वेक्टर लिख देते हैं।
अब इसके एंगल की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो मैंने कहा था इसको चेंज किसमें करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180 कर दूंगा, तो किस में निकल आएगा रेडियन में, तो ये आ गया आपका पाई बाई 3 माइनस में के कैप। इस तरह से आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया मैंने वेक्टर फॉर्म में। अरे बात समझ आ गई भाई, वेक्टर फॉर्म में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है मैंने, क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि ए से बी गया फिर वापस बी से सी चला आया, तो बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ए से गया बी, ठीक है, और फिर वापस बी से घूमकर कहां पर पहुंच गया, मान लीजिए बी से घूमकर ये पहुंच गया मान लीजिए वापस से इस तरह से करा इसने रोटेट। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे इसको डीप में कर लेते हैं। बी से घूमकर ये वापस चला गया सी पर, यहां पर एक पॉइंट था सी पर आ गया घूमकर, तो पहले गया ए से बी और फिर वापस बी से सी चला गया इस तरह से। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब इसमें सेम क्वेश्चन में पूछता, अगेन एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन वही एग्जांपल नंबर 2 है ना। t बराबर 0 पर यहां था, क्लॉकवाइज घुमा b पर आया, फिर b के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा c चला गया, है ना। फाइंड नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p, तो आपको नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p पता करना है भाई, किस तरफ है, तो कैसे पता करेंगे, थीटा है ना, तो क्या पहले वाला सॉल्यूशन, तो लिखता हूं यहां पर a टू b क्लॉकवाइज और फिर b टू c एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां पर जो थीटा नेट वेक्टर आएगा वो आ जाएगा थीटा ए टू बी प्लस थीटा बी टू सी। अब ए टू बी कितना है, ए से बी वही अभी तो निकाला था मैंने, माइनस पाई बाई 3 के कैप। अब देखिए बी टू सी कैसा है भाई, बी टू सी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जब घूमता है डायरेक्शन कैसी आती है बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ करोगे यहां पर आ जाएगा के कैप, प्लस में आ जाएगा, है ना। अब देखिए B से C का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, अरे B से C का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, तो ये आ गया B टू C, आ गया A टू B, तो माइनस पाई बाई 3 के कैप प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3 इंटू पाई इंटू के कैप, ये आ गया आपका थीटा नेट, तो कितना आ जाएगा पूरा, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 3 पॉजिटिव में पाई बाई 3 के कैप। तो इस तरह से आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं भाई। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। अच्छा लीनियर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पर भी क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement of a particle executing circular motion, ठीक कॉमन लगा दो, with respect to time is called angular velocity। is called angular velocity। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करते हैं ओमेगा से।
ओमेगा नाम है, सिंबल ऐसे बनता है कुछ डब्लू की तरह, ठीक है, इस तरह से। तो इस सिंबल का नाम है ओमेगा, इस तरह से बनता है सिंबल, डब्लू नहीं है, ठीक है, ऐसे जैसा बना है बिल्कुल वैसे बनाना है आपको। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये तो आएगा भाई आपका एवरेज, ठीक है। बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर हम एवरेज लिखते हैं। अगर इसी में हम लिमिट लगा दें, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना हो, क्योंकि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी, ठीक है, INS लिख दो। ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा लिमिट, टाइम जब बहुत छोटा हो तो किसी इंस्टेंट निकलेगी आपकी वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम जो डिफरेंस है बहुत छोटा ले लो आप, बिल्कुल जीरो के बराबर लगभग, इसको हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। क्या बोलते हैं भाई, ये आ गया आपके पास ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ये आ गया ओमेगा एवरेज। जब आप बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वहां पर क्या आएगा आपका एवरेज आएगा, टाइम ज्यादा बड़ा लिया आपने, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा बड़ा है तो आपका एवरेज निकलता है, और टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये। अच्छा, डायरेक्शन इसकी भी बिल्कुल वैसी रहती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, भाई ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख दो क्या, इट इज ए वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन इज फाउंड बाई, इसकी भी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से ही चलती है, पता किससे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड। इसको लिखते हैं शॉर्ट में, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये रिवॉल्यूशन होगा, डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्स, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो डायरेक्शन कैसे आएगी, आउटवर्ड्स। किसकी डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, है ना, लिख देंगे यहाँ पे ओमेगा वेक्टर, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है, ओमेगा वेक्टर। इस शॉर्ट इसको याद कर ले आप, सीधे सीधे खत्म कहानी है इसकी बिल्कुल। ये भाई आपकी एंगुलर वेलोसिटी, क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज भी आपको बता दी मैंने, है ना, एवरेज में क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, तो आपका आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस पता करना हो तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल ले लो जो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, तो उसको बोलेंगे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एक में दोनों कवर कर दिए मैंने, दोनों फॉर्मूले आपके एक में ही लिख दिए। डायरेक्शन दोनों की ऐसे निकलती है, राइट हैंड रूल से निकलती है। क्लॉकवाइज में इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है पार्टिकल, तो डायरेक्शन आएगी एंगुलर वेलोसिटी की आउटवर्ड, मतलब अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है भाई। इनवर्ड में अलोंग माइनस जेड और आउटवर्ड का मतलब होता है अलोंग प्लस जेड एक्सिस। अब उसका मोशन कैसा है, एक्स वाई प्लेन में तो ऐसा होगा, अगर वो वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आएगी, किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी जिस प्लेन में मोशन होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर आएगी डायरेक्शन, सीधी सी बात है, अंदर की हो या बाहर की, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी
वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी। मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अरे भाई कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका एक पार्टिकल कर रहा है। क्लियर होगी बात? ये कर रहा है मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मान लीजिए जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर था पॉइंट ओ, ये पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल ए, पार्टिकल का नाम हो गया p। ठीक है, चलो छोड़ो p लिखने की जरूरत नहीं, ए पे था, इसके बाद इसकी पोजीशन है वो आ गई b, इसने जो एंगल किया है ट्रेवल वो हो गया आपका डेल्टा थीटा, और जो आर्क इस चल रहा है वो हो गया आपका डेल्टा एस। आर्क क्या हो गया भाई? डेल्टा एस। ठीक है भाई, आर्क हो गया आपके पास डेल्टा एस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैसा आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका सीधा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डेल्टा एस वेक्टर। ये आर्क जो बाहर दिख रही है वो है डेल्टा एस, वो है आर्क, वो क्या हो गया भाई? आर्क। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ए से बी तक का जो टाइम इंटरवल है वो मान लेते हैं डेल्टा टी। क्या मान लेते हैं? डेल्टा टी। अब आप ध्यान से देखो, जितना बड़ा ये पाथ होगा उतना ही अंतर आएगा इस स्ट्रेट लाइन और इस आर्क में। भाई अगर आप ज्यादा बड़ा पाथ कवर करोगे तो आर्क की जो लेंथ है वो अलग आएगी, और जो स्ट्रेट लाइन हमने मानी है ए बी, उसकी लेंथ क्या आएगी? अलग आएगी, है ना? ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत स्मॉल, अगर इसको बिल्कुल यहां से यहां चलाया होता, हमने बिल्कुल थोड़ा सा चलाया होता, ऐसे मान लीजिए सर्कल है, थोड़ा सा चलाओ, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो अब जो स्ट्रेट लाइन आएगी और जो आर्क आएगी उनमें कोई खास फर्क नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट आर्क के इक्वल हो जाती है। ठीक है, लिखता हूं मैं बात, फॉर very small angle d theta, length of arc are almost equal to linear डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर, है कि नहीं? अगर ये एंगल स्मॉल होता तो जो आर्क होती डेल्टा एस, उसकी जो लेंथ आती वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऑलमोस्ट इक्वल आती, बहुत स्मॉल एंगल के लिए, बहुत स्मॉल। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो आर्क इज इक्वल टू क्या, सॉरी एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आर्क अपॉन में रेडियस, एंगल हो गया डेल्टा थीटा, आर्क हो गया डेल्टा एस, रेडियस हो गया आपकी आर, रेडियस मान लेते हैं आर, मोड ऑफ r1 जो है किसके इक्वल है? r के इक्वल। यहां पर मोड ऑफ r2 मान लो तो वो भी किसके इक्वल है भाई? r, जो लेंथ आएगी वो r है, तो रेडियस हो गया आपके पास r। अरे रेडियस क्या होगी भाई? r। अब देखते हैं, ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं बाय डेल्टा टी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और 1 अपॉन आर को लिख देते हैं अलग, है कि नहीं? अब हम रखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। अरे ये क्या होता है भाई? लिमिट। अच्छा इसका मतलब क्या है? टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया जो टाइम इंटरवल है उसको आपको बहुत स्मॉल लेना है। अब अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा भाई, अगर इसको टाइम बहुत कम मिला है तो एंगल भी तो कम कवर करेगा, है ना? तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आर्क की लेंथ है वो भी तो बहुत कम होगी, और जब आर्क की लेंथ बहुत कम होती है तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन शो होती है। आर्क आपको स्ट्रेट लाइन तब दिखती है जैसे मान लो आपके पास ये ऐसा पाथ था बड़ा सा, है ना, इस तरह का पाथ है। अब देखो अगर हम बहुत छोटे से आर्क की बात करें, इसका छोटा ऐसा ले लो ऐसा,
और बाकी सारा मिटा दो। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, ये आर्क था कि नहीं, छोटा सा क्या था आर्क, जबकि दिख कैसा रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो आर्क हमारी स्ट्रेट लाइन कब दिखती है, जब बहुत छोटी हो। तो आर्क जब बहुत छोटी होती है तो इट कैन बी एज्यूम्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं बात। तो जो डेल्टा एस हमारे पास आर्क थी वो स्ट्रेट लाइन ए बी वेक्टर बन जाएगी, और ए बी वेक्टर का मतलब है डेल्टा एस वेक्टर बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, डेल्टा एस वेक्टर। तो लिमिट अगर हम बोथ साइड ले लेते हैं इसमें, तो लिमिट जब हम बोथ साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई अपने पास, ये मिटा दे रहा हूं, नोट कर लिया आपने। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो क्या आया, इधर आ गया आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इधर आ जाएगा आपके पास 1 में, यार तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो लिमिट में लगाना नहीं है आपको, उसको बाहर ले लो, यहां आ जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी एस बाई डी टी, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। लिमिट लगने के बाद इसको बोलते हैं डी, छोटा का मतलब हो गया डी, भाई इसमें टाइम इंटरवल छोटा तो डेल्टा टी डेल्टा थीटा भी छोटा, और छोटे का मतलब होता है डी, स्मॉल इंटरवल को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा तो हो गया, और ये क्या आ जाएगा भाई 1 बाई आर, इधर क्या आ जाएगा वी, क्या आ जाएगा लीनियर भाई। जब आर्क हमारी जो थी वो स्ट्रेट लाइन बन गई तो मतलब आ गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम टाइम को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा। ये आता है भाई आपका फॉर्मूला वैल्यू में। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होती है, r इनटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू होता है रेडियस एंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में देख लो इसको, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखें देखिए r क्या है, r है आपका रेडियस वेक्टर, है ना। तो यहां पर जो आपके पास v वेक्टर आएगा, ठीक है, वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और ओमेगा और r हमेशा आपस में 90 बनाते हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसमें sin थीटा भी आता है भाई, इसमें तो आएगा ओमेगा इंटू r इंटू साइन थीटा। अब ओमेगा और r वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, और जो वेलोसिटी होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, वो r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और ओमेगा वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हमेशा। तो इस तरह से बनता है इसका फिगर, अगर हम देखें ध्यान से तो। अच्छा, इसमें r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखा हमने, ओमेगा क्रॉस r ही लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें हम राइट हैंड रूल जब अप्लाई करते हैं तो r क्रॉस ओमेगा माइनस वेलोसिटी को दे रहा है, डायरेक्शन पलट जाएगी, इसलिए हमको v ओमेगा क्रॉस r ही लिखना पड़ता है। इसमें r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हम। मैं समझाता हूं क्या कह रहा हूं, देखिए मान लीजिए किसी इंस्टेंट, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर r, ये आपकी सेंटर हो गया, वो पॉइंट हो गया सेंटर, और ये पार्टिकल है यहाँ पर p, और जो इसकी वेलोसिटी है वो इस तरफ है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इसकी v, मतलब ये रोटेशन कर रहा है कुछ इस तरह से, ऐसा इसका रोटेशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी किस तरफ है भाई, ऊपर की तरफ, है ना। टेंजेंट ड्रॉ करते हुए तो वेलोसिटी आती है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से आएगी, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे आएगी, इधर इधर ऊपर, इधर ऐसा, इधर नीचे आती है। ठीक है, अच्छा इसमें चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ओमेगा किस तरफ आएगा, ओमेगा आएगा आपका आउटवर्ड। ये हो गया ओमेगा वेक्टर, है ना, ये हो गया आपका r वेक्टर। तो v इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, ओमेगा क्रॉस r। देखिए कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल आप पहले ऐसे कर लो, कर लिया ऐसे। अब जो फिंगर्स हैं उनको ओमेगा वेक्टर के पैरेलल कर लो। तो ओमेगा वेक्टर कैसे, बाहर की ओर है कि नहीं, तो ओमेगा वेक्टर कर दिया मैंने बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका पेन है ओमेगा वेक्टर ऐसा। अब ध्यान समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि राइट हैंड रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले वेक्टर में तो आप ध्यान समझ लेंगे।
तो ये आपका इस तरह से है फिगर। जो ग्रीन पेन दिख रहा है ये तो आपका ओमेगा वेक्टर है, और जो ब्लू पेन है वो क्या है, आर वेक्टर है ना। तो ओमेगा की पैरेलल कर लो उंगलियां, कर ली। ये जो प्लेन आ रहा है इसके परपेंडिकुलर थंब रखना है आपको, थंब को 90 डिग्री बनाता हुआ रख लो। ओमेगा की पैरेलल उंगलियां और ओमेगा से आर की तरफ माओ, ओमेगा से आर की तरफ। तो ओमेगा से जब आर की तरफ आएंगे हम, ऐसा दिख रहा है, डायरेक्शन कैसी आएगी, ऊपर की ओर, और वेलोसिटी है भी कैसी, ऊपर की ओर। इसलिए v इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा क्रॉस आर। ये फॉर्मूला आपको वेक्टर फॉर्म में याद रखना है। ये फिगर भी आप ड्रॉ कर लो, तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, वो कैसे आ जाएगी, है ना। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है आपके पास, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अगर हम देखें तो किस तरफ आ जाएगा v वेक्टर, v वेक्टर आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका v वेक्टर किससे, बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से अगर देखा जाए तो डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी आपकी ऊपर की तरफ। तो ये थी भाई आपके पास सर्कुलर मोशन की बात। छोटे मोटे एक दोनों मेजर कर लेते हैं ट्राई इस पे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं भाई। अब देखें न्यूमेरिकल्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जांपल। ए पार्टिकल covers one third of its circular path of radius small r in 1 second, and next 1/3 part in 2 seconds. Find average angular velocity। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको। तो हमारे पास मान लीजिए है ना इस तरह से। तो मान लीजिए आपके पास किसी एक पार्टिकल है और उसकी रेडियस दे रखी है आपको r, ठीक है। 1/3 कुछ इस तरह से आएगा अपने पास, इस तरह से 3 हिस्से कर लिए मैंने इसके इक्वल इक्वल। 3 हिस्से हो गए, एक का नाम हो गया AB, एक का नाम हो गया BC, और इधर बड़ा कर लेते हैं, एक का नाम BC होगा, एक का नाम C। 3 बराबर हिस्से कर दिए मैंने इसके। अब पार्टिकल A से B आया, पहले तो 1/3 होगा, A to B, ठीक है। एंगल क्या चलेगा, 120 डिग्री। पूरा एंगल क्या होता है 360, 120 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है। फिर B to C आया कितना 120, और उसके बाद इसने अपना मोशन कर दिया खत्म, C to A नहीं चला, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम यहां से, इतना ही मूव किया इसने ऐसा। A to B आया, फिर B to C आया, है ना। अब देखिए ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, ये आपका नेक्स्ट 1/3 है। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू आएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, ओमेगा एवरेज आपका हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास वो कितना है, देखिए A to B थीटा A to B। अब देखिए सेम भाई इसका भी रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों डायरेक्शन बाहर है, दोनों सीधे एंगल जो है
अरे दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसकी डायरेक्शन कैसी है बाहर की ओर, और इसकी देखें तो इसकी भी कैसी है बाहर की ओर, क्योंकि ये भी तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दोनों। दोनों का पैटर्न एक जैसा है, बी टू सी भी एंटी क्लॉकवाइज है और ए टू बी भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे बाहर की ओर, और दोनों ही बाहर आएंगे, दोनों को ऐड कर लो सीधे सीधे। टाइम कितना हो गया 1 + 2। अब थीटा ए टू बी कितना है 120 डिग्री, 120 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 प्लस 120 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, 2π/3 हो गया, 2π/3 हो गया तो 4π/3, 4π/3 और मल्टीप्लाई 3 तो 4π/9, यह आ गया आपका ओमेगा एवरेज। इस तरह से निकलती है ओमेगा एवरेज। डायरेक्शन कैसी आएगी, क्योंकि हमने जो पैटर्न लिया है इसने वो कैसा लिया है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, तो प्लस के कैप। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात नहीं करी, केवल वैल्यू पूछी तो वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते थे। क्लॉकवाइज घूमता तो माइनस के कैप लगाते, एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो प्लस के कैप हम इसमें लगा देते। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही कर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में जो हमने आज बातें पढ़ी हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्राई किए थे। तो हम इसी चैप्टर को आगे कल फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। हम कल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। और फिर इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन में इक्वेशंस क्या आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।